श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड से चलकर आए प्रोफेसर राजेश पाल का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और विनम्र निवेदन करता हूँ कि अपने संबोधन से हम सभी को आगे डॉक्टर राजेश पाल 10 जनवरी 2016 को गांधी शांति प्रतिष्ठान में जो 12-13 राज्यों के बहुजन लेखकों का सम्मेलन हुआ था, उसमें इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। इन्होंने 4 वर्षों तक इस संगठन की सेवा की है, आर्थिक सहयोग दिया है और लेखन के प्रति का समर्पण प्रशंसनीय है। उन्होंने कई किताबें लिखी है और कई बड़ी पत्रिकाओं में उनकी कहानियों का प्रकाशन भी हुआ। जन लेखक संघ के चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बहुजन समाज के नायकों को याद करते हुए उन्हें नमन करते हुए और बहुजन साहित्य के प्रेरणा स्रोत महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रहे हुए आसाम से आए हुए प्रोफेसर नागेश्वर यादव जी, मंचा से हैं अंतर्राष्ट्रीय बहुजन लेखक संघ के अध्यक्ष मधु पोखरेल जी और यहाँ की जो वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष बहुजन लेखक संघ जन लेखक संघ डॉक्टर प्रोफेसर महेश चंद्र अहिरवार जी, आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर धर्मचंद विद्याल जी और जन लेखक संघ के महासचिव आदरणीय महेंद्र नारायण पंकज जी और डॉक्टर सनी स्वागला जी तथा मंच में बैठे हुए सम्मानित लेखक, कवि, बौद्धिक, पत्रकार और मीडिया बंधु तथा शोधार्थी सभी को मेरा जय नमस्कार। आज जो विषय दिया गया है बहुजन साहित्य में बहुजन लेखकों की भूमिका, मैं उसी पर अपनी बात संक्षेप में रखना चाहूँगा क्योंकि मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने बहुत महत्वपूर्ण बातें इस विषय पर रख दी हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि संक्षेप में रखूँ और विषय के आसपास ही मेरी बात रहे। मैं अपनी बात हम इस विषय को 2 रूप में देखेंगे, एक ऐतिहासिक रूप में, एक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि बहुजन लेखकों की क्या भूमिका बहुजन साहित्य बहुजन आंदोलन में और एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अम्बेडकर से पहले के समय में और अम्बेडकर के बाद के समय में। और अपनी बात में बाबा साहेब अम्बेडकर की एक बात से शुरू करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि जो इतिहास के बारे में वह कहा था कि इंडियन हिस्ट्री इज नथिंग देन इट इज द conflict between Brahmanism and Buddhism. It is the supremacy of Brahmanism and Buddhism. तो ये जो संघर्ष था ब्राह्मणवाद का और शरणवाद का, ये जो संघर्ष था, जो कमेरा जाति थी और जो आराम से बैठ करके काम कर रही थी, उनके बीच का ये संघर्ष था। उसी संघर्ष को लेकर के जो इतिहास बाद में बना, जो पौराणिक इतिहास था वो धर्म ग्रंथों, वेदों और श्रुतियों के आधार पर था और बाद का जो इतिहास था वो आक्रमणकारियों के और दूसरे जो घटनावश हुए उनको जोड़ करके बनाया गया था। भारत में इतिहास लिखने की सही परंपरा नहीं रही है, ऐसा बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा है और दूसरे इतिहास
जिन्होंने भी कहा है, और यहाँ भी कई प्रसिद्ध इतिहासकार बैठे। तो जब इतिहास को लिखने की परंपरा ही यहाँ पर नहीं रही, तो बहुजन साहित्य का जो इतिहास है उसकी क्या दशा और दुर्गति हुई होगी, जिसको लिखा ही जाना नहीं चाहते। अगर हम मिथकों में भी देखें तो सुर और असुर के, आर्य और आर्य के युद्ध का वर्णन आता है। यद्यपि मैं पुराणों और मिथकों को नहीं मानता हूँ, लेकिन उसमें भी जो बहुजन थे उनको असुर कहा गया है और उनका इतिहास एक गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। और अगर हम बहुजन आंदोलन को ठीक से देखें तो बुद्ध का जो आंदोलन था, ज्ञान का जो आंदोलन था, तर्क का जो आंदोलन था, विज्ञान का जो आंदोलन था, वहीं से हमें बहुजन आंदोलन की नींव मिलती है, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के जो ग्रंथ थे उनमें जितने भी अंधविश्वास थे, गंगापंथी थी, उनको खत्म करने के लिए उन्होंने तर्क का सिद्धांत दिया। और वहीं से हमें बहुजन आंदोलन की नींव दिखाई देती है। उसके बाद सिद्धों ने भी जाति और अंधविश्वास का खंडन किया। उसके बाद नाथपंथ ने भी जातिवाद और अंधविश्वास का खंडन किया। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिस गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय की नींव डाली, आज उसके कर्ता धर्ता उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहे हैं और गोरखनाथ के उस मठ से जातिवाद का वर्चस्व स्थापित किया जाता है। कहाँ नाथ संप्रदाय हिंदू धर्म में जो संगठिताएं आ गई थी उसको खत्म करने के खिलाफ खड़ा हुआ था, और कहाँ आज उसके वर्चस्व को स्थापित किया जा रहा है। इस तरह से हम डिक्लाइन देख सकते हैं बहुजन की जो साहित्य था, बहुजन की जो विचारधाराएं उत्पन्न हुई थी इतिहास में। और वहाँ से आते हुए जब हम लगभग 23वीं शताब्दी में आते हैं, जब भक्ति साहित्य हमें मिलता है, निर्गुण भक्ति के जितने भी कवि हैं वो सब दलित और पिछड़े वर्ग के में हैं। कबीर, रैदास, लालचदास और दक्षिण में नामदेव हो या तुकाराम हो या और बहुत सारे जितने भी निर्गुण पंथ के कवि हुए हैं, उन्होंने भी बहुजन साहित्य की रचना की है। लेकिन उस बहुजन साहित्य के समक्ष उसके पैरेलल तुलसीदास के रामचरितमानस को खड़ा किया और बहुजन जो साहित्य था, जो भक्ति साहित्य था, उसे भक्ति साहित्य कह करके उसको एक नैतिकता का साहित्य कह करके उसको अलग ढांचे में डाल करके समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसका जनवादी मूल्यांकन नहीं हो पाया, इसलिए उसको भी एक साजिश के तहत अलग किया गया। उसके बाद हमें ज्योतिबा फुले का साहित्य मिलता है, जिन्होंने किसान का कोड़ा जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, गुलामगिरी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी और एक सत्यशोधक आंदोलन चलाया, जिसका बहुत अधिक प्रभाव महाराष्ट्र में रहा और उसके बाद उस प्रभाव को उत्तर भारत में भी लाया गया। तो ये अम्बेडकर से पूर्व तक का जो इतिहास था और बहुजन आंदोलन था, ये साथ साथ चलता रहा और इसको किस तरीके से समाप्त किया गया, ये भी एक बड़ी लंबी दास्ता है। क्योंकि आप ये देखिए कि ये कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन दर्पण के सामने आप जिस वस्तु को रखेंगे उसी की इमेज बनेगी। दर्पण के पीछे उस वस्तु ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, अगर उसको आप नहीं दिखाएंगे तो उसकी इमेज नहीं बनेगी।
तो तत्कालीन समाज में ऑब्जेक्ट को क्या लिया गया है, मध्यकालीन समाज में ऑब्जेक्ट को क्या लिया गया है, किस तरीके से उसको दर्पण के सामने रखा गया है, वही आपकी इमेज बनेगी। तो बहुजन आंदोलन और बहुजन लोगों का जो छवि थी, जो इमेज थी, उसको विकृत रूप में प्रस्तुत किया गया और वही उसकी छवि दिखाई गई। तो बहुजन जो साहित्य है उसका कोई बहुत अच्छा स्वरूप आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। उसका जनवादी मूल्यांकन आपको किसी भी आलोचनात्मक पुस्तक में देखने को नहीं मिलता है। तो उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर जो एक दैदीप्यमान सूरज की तरह हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने हर तरह का संघर्ष किया, चाहे पत्रकारिता में हो, सामाजिक आंदोलन हो, राजनीतिक आंदोलन हो और तमाम तरह का साहित्य। वहीं से बहुजन आंदोलन और बहुजन साहित्य के आंदोलन की प्रेरणा आगे बढ़ती है। जो संघर्ष उन्होंने किया, जिस तरीके से किया, हम सभी लोग उसको जानते हैं। जितनी किताबें उन्होंने पढ़ी और जितनी उन्होंने लिखी, शायद हम लोग उनको पढ़ भी नहीं पाते हैं, लिखना तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद ये बहुजन आंदोलन महाराष्ट्र में तो दलित पैंथर के रूप में आगे आया ही आया, जिसमें वहाँ पर बहुत सारे लेखक भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और राजनीतिक क्षेत्र में भी वो लोग गए और बहुत चर्चित भी हुए, जिन्होंने ब्लैक पैंथर के तर्ज पर उसको आगे बढ़ाया। लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, हालांकि साहित्य का अवदान, साहित्य की योगदान उसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से समाज के जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनकी आज़ादी, उन्हें समाज में समान हक प्रदान किया जा सकता है। साहित्य इतिहास एवं आलोचनात्मक ग्रंथों के अवलोकन करने के पश्चात आप विद्वज्जन को ज्ञात होगा कि हरेक समाज में प्रतिरोध के स्वर उठते रहे हैं। जब कोई भी व्यवस्था व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देती है, तो वह उस व्यवस्था को बदलने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाता है। भले ही उसके द्वारा किए गए कार्य का परिणाम तत्काल नहीं मिलता है, लेकिन उसके पृष्ठपोषक अगर दृढ़ होकर के उसके कार्य को अंजाम दे तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। आप वैदिक काल में भी आजीवन से लेकर के शंभु, बुद्धदेव, नाथ, सिद्धों की वाणियों से होती हुई जो मध्यकालीन हिंदी साहित्य है, वहाँ भी आपको विद्रोह के शब्द सुनाई पड़ेंगे। तत्पश्चात ज्योतिराव फुले, उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले, नारायण गुरी, पेरियर की ललई यादव और 80 के दशक में यह आंदोलन तो अपने वजूद के लिए दृढ़ संकल्प हो गया और इसको आगे बढ़ाने वाले विशेष करके यह स्वर जो है भारत के महाराष्ट्र से इसकी उत्पत्ति हुई और मराठी साहित्य में विशेष करके अपनी आत्मकथाओं के माध्यम से साहित्यकारों ने समाज में फैली हुई विषमता की बेड़ी पर करारा आघात किया। असम में ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न प्रांतों में बसे हुए हैं। यह भी एक दलित होने का है, बहुजन होने का ही एक उदाहरण है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो दुख हम झेल रहे हैं, आप झेल रहे हैं, आपके आने वाली संतति झेले। अभी भी समय है और समय सिर्फ हम लोग को एकजुट होकर के
सत्ता के माध्यम से, समाज के माध्यम से अपनी संस्कृति को जो हमें हीन दृष्टि से जो लोग देखते हैं, उसमें उस हीनता में हमें महानता ढूंढना है। हम किस प्रकार से महान हो सकते हैं? जैसे मैं आप लोगों को पैर का बात बताया, हम उनको ऐसे बताएंगे। आशा करता हूँ या जन लेखक संघ जो हम लोगों के लिए एक मंच तैयार किया है, और इस मंच तैयार करने में जिन महानुभावों का योगदान है, उन्हें मैं हार्दिक रूप से बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि इसमें हमारे समाज के जो नवोदित युवक युवती हैं, वे उभर करके आए और इसे अधिक से अधिक सफल बनाए, ताकि हम अपने हक की लड़ाई के लिए एक सुंदर जो है प्लेटफॉर्म की तलाश कर सकते। रंग की व्यंजन की बातों में जाकर भूखे बच्चे को बहलाना मुश्किल है, पिछले वाली चादर को जैसे धरती को आवाज सुनाना मुश्किल है, धरती को आवाज सुनाना मुश्किल है। संगोष्ठी की इस श्रृंखला में हमारे वक्ताओं की कड़ी में प्रोफेसर महेश्वर अजय वर्धमान पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं। तमाम महोदय का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं कि आप आए और अपनी बात जो है मंच के माध्यम से। धन्यवाद संचालक महोदय। इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र प्रजापति जी, मंच पर उपस्थित अन्य मंडली, सभा में उपस्थित हमारे साथी, नेपाल से आए हमारे किसान मंडली और सभा उपस्थित हमारे विद्यार्थी जो कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया पश्चिम बंगाल प्रतिनिधित्व करने के लिए। धन्यवाद मुखर्जी को भी मैं तरीके से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ जो इस पूरे आयोजन के केंद्र में हमारे महेश जी रहे और उनकी टीम जो इतने सुंदर ढंग से काम कर रहे हैं, काम से इतने लगन से काम कर रहे हैं, इस सेमिनार को, इस सम्मेलन को सफल बनाने। साथियों, मैं बहुत ज़्यादा खुश होगा क्योंकि सुबह से सुन रहा हूँ और मैं सुनने के लिए आया था कि नानी जी ने वक्ता के रूप में हम भटक दिया। मैं बोलता हूँ, वक्ता हूँ कि नहीं, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो यही रही हमारी परिचय। तो ये बताऊँगा कि बहुजन आंदोलन में बहुजन लेखकों की भूमिका बड़ा अच्छा विषय है। मुझे तो यहीं से शुरू करनी चाहिए थोड़ी सी। बहुजन और आंदोलन, ये दो शब्द यहाँ पर है। आंदोलन हम समझ रहे हैं जो लड़ाई होती है अपने अधिकार के लिए, वो आंदोलन है। बहुजन जिसकी संख्या है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जब बहुजन है तो कोई अल्पजन भी होगा। यदि अध्यक्ष महोदय नहीं तो है ना, नहीं, बहुजन एक अलग है और उसके विरुद्ध में बात कर रहा हूँ अल्पजन, जो संख्या में कम है और बहुजनों पर वो शासन कर रहा है। अल्प रहते हुए भी ये बहुजनों को अपने मुट्ठी में कैद कर रहा है वर्षों से। यदि हम गौतम बुद्ध के समय से बात करें तो वहाँ से लेकर के अब बहुत सारे आंदोलन हुए। भले वो शब्द आंदोलन के रूप में ना हो, वो शब्द दलित शब्द के रूप में ना हो, बहुजन शब्द में ना हो, लेकिन ये प्रक्रिया वो पहले शुरू हो चुका है। अभी आपको ताजुब होगा, एक दया प्रकाश सिन्हा है, आप लोगों ने देखा होगा, और दया प्रकाश सिन्हा ने एक किताब लिखी है जिस पर उन्हें पद्मश्री भी मिला है।
और उनकी किताब में लिखा है कि वो सम्राट अशोक जो है वो औरंगजेब से भी ज़्यादा जोरदार था। तो किस तरीके से लोगों को इस तरीके के लिए कहा जाता है कि वो नए तरीके का इतिहास रचा जा रहा है, नई तरीके की चीज़ें लाई जा रही हैं, पुनर्लेखन इतिहास हो रहा है जिसमें आपको इस तरीके से योगदान दिखाया है और उन्हें पद्मश्री दी जा रही है। तो ये हमारे सामने समस्याएं हैं। दूसरा है हमारे समाज में उधम सिंह पैदा हुए, कहाँ गए हुए? कोई कहीं लिटरेचर देता है, बाकी तो यहाँ वो होता है कि कूदे ने हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी भूख लगी मरना, लेकिन कभी किसी ने किसी साहित्यकार हमारे जो है उधम सिंह और तमाम हमारे जो है रहे भैया जमाल रहे, रमापति राम रहे, संपत जमाल रहे, जो चौरा का कांड हुआ, अमृतसर का जो जलियांवाला कांड हुआ जिसमें जो है संपत जमाल वहाँ की अध्यक्षता कर रहे जो वहाँ गोली कांड हुआ। और मैंने महेंद्र नारायण जी ने जो किताब यहाँ पर जो हुआ है विमोचन, उस किताब पे भी मैंने उसमें लिखा है, मैंने महेंद्र जी को दिया भी था जो है उस पर जो चीज़ें वहाँ की जलियांवाले बाग की हैं वो मैंने कहा, मैं मतलब काफ़ी डिटेल से है कि ये चीज़ें गलत हैं। तो वो चीज़ें मैं उसको शायद हो सकता है उसमें दिया हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये गलत ये चीज़ कहाँ है? नक्सल धोबी जिसने जलियांवाले बाग का जो हत्याकांड हुआ था और जो उसको पूरा सीधा कर दिया गया, वो बता दिया गया कि जलियांवाला बाग जो था वो जो है एक्चुअली जलियांवाले बाग की जो घटना है वो तो दूसरी थी। मीटिंग तो जो है वो भी नहीं बुलाई थी, अध्यक्षता तो संपत जमाल कर रहे थे। और वो इशू क्या था कि जो प्रथम विश्व युद्ध में जो जीत के आए थे और अंग्रेजों ने जो कहा कि अगर आप जीत के आएंगे तो हम आपको जो अन्य सुविधाएं कर पानी पीने की सुविधा भी दी जाती थी, पानी में नलों पर या कुओं पर चलने नहीं देते थे। तो वो बहुत सी चीज़ें हैं ना, तो उस पर ये जाके कि ये चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेगी। जलियांवाला बाग कोई जिस तरीके की जो दूसरी तरीके से मोड़ दिया गया है वो नहीं था, वो हमारे लोग थे, हमारे लोग मारे गए थे और मारने वाले उनको जो है डायरेक्ट को कह दिया गया कि ये दूसरे लोग हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। कोई बना दे सबको समान, ये क्यों नहीं होगा? क्यों बोला इसका कारण है आज की मीडिया में संपादकों का वीडियो को मैं देखता हूँ, ये बात है कि वो उसके अगर उसमें आनंद हुआ अलग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए और समाज में जन्मे हमारे महान संतों पेरियार, नरेश सिंह यादव, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी अयंगर, संत गार्गे, क्योंकि समय कम है, समय की बात क्या है, नहीं आपको की बात कोई कुछ चाहता था, लेकिन जो विषय है चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जन लेखन संघ द्वारा का जो विषय है बहुजन आंदोलन में बहुजन लेखकों की भूमिका, भूमिकाओं के संदर्भ में मैं दो बातें उल्लेख करूँगा कि इस बहुजन लेखक आंदोलन की जो सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि समय समय पर इसे शिथिल किया गया है, समय समय पर इसे दूसरे रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि हिंदी साहित्य में एक साहित्यकार है
माननीय सूत्र जो जब उसका मूल्यांकन करते हैं तो किस तरह से इन्होंने भक्ति साहित्य के माध्यम से जरूर भक्ति धारा के उन तमाम कवियों की रचनाओं को किस तरह हजारी प्रकार की कवि को लाकर कवि की पूरी रचनाओं को किस तरह से पूर्ण घोषित कर दिया है, ये आने वाली पीढ़ी अगर उसको सही तरह से मूल्यांकन न करे तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात और बड़ी समाज के लिए बहुत पीड़ादायक और समाज के लिए भी बहुत बड़ी पीड़ा की स्थिति होगी। इसका सपना अम्बेडकर साहब ने देखा था, इसका सपना गौतम बुद्ध ने देखा था, और इसका सपना आज जन लेखन संघ देख रहा है। इस सपना को साकार करना है और साकार करने के लिए हमें उन तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, शहर में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, उनकी जो पेश जिंदगी है और उस पेश के हालत में एक तरफ जो उच्च वर्गीय लोग हैं वो धार्मिक अनुष्ठान मनोरंजन के लिए करते हैं और बाकी पैसा अपने बच्चों की शिक्षा में लगा देते हैं, जो बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे रहे हैं। वो जज बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन जो आम इंसान मध्यवर्गीय इंसान है, जो बहुजन इंसान है, वह इंसान मेहनत करते करते पूरा पसीना बहाता है और उस पैसे को धार्मिक अनुष्ठान में लगा देता है। एक सम्मेलन ऐसे मशहूर जगह पर हो रहा है जो संगठन कल पैदा हुआ। यह संगठन कल तो पैदा लिया, लेकिन मनोभाव को इन 6 वर्षों में पूरे देश में हिलाया है अपनी गतिविधियों से। इतना ही नहीं, हमारे कार्यक्रम लेखन के द्वारा जो हो रहा है उसको जनता तक भी पहुँचाने का हम काम करते हैं। इसलिए साहित्य का उपयोग एक कार्यक्रम है। हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर महेश साहब मुझे गाँव गए थे, क्या 2 देश का राष्ट्रीय विद्यालय 2000 लोगों को मैंने जमा और जब मैं इनको कहा कि समय नहीं है, 15 लगता है, पश्चिम बंगाल से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, तो इधर से लोग बहुत क्या नहीं बोले, लेकिन नहीं बात बोल रहे थे इस समाज के लिए। आज लोग आ रहे थे तो ये जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन को करने में से बातें आए थे तो जल लेखक संघ का जिला सम्मेलन उन्होंने अधिवेशन सभागार में करवाया और जब उनको लेके वहाँ पहुँचे तो मैं तो समझ रहा था कि मैं वहाँ जाऊँगा तब तो आएंगे, लेकिन वहाँ जब गए तो पूरा हाउस फुल था। सचीराम ज़्यादा प्रदूषण लगेंगे, जब वो आए तो कार्यक्रम शुरू हुआ। हमारा सभा का कार्यक्रम बहुत अच्छा। आज हमारे साथी जो रघुनाथ टैगोर विश्वविद्यालय हो जाएगा सबसे आया है, मैं 3 वक्तव्य पर राष्ट्रीय सरकार में गया भी था हो जाए कॉलेज में, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा था, राष्ट्रीय लेवल का था। तो मुझे वहाँ संगठन भी मैंने बनाया और वहाँ इनको अध्यक्ष जल लेखक संघ बनाया। इस सम्मेलन में मैंने बहुत आग्रह किया कि हमारे अच्छा लगेगा, बड़े भारत के मशहूर यूनिवर्सिटी में सम्मेलन हो रहा। तो चूंकि यहाँ सर ने बताया कि अभी इनके विभाग में संविधान अभियान चल रहा, उसको छोड़कर मिला बावजूद ही इस संख्या में लोग हैं, एक कम बड़ी बात नहीं है। एक नए संगठन हमसे प्रोफेसर डॉक्टर महेश साहब को की आभार व्यक्त करते हैं। बहुजन छात्र संगठन जो है उसके अध्यक्ष जो 10 से 11 तक काम करते थे उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर भारती जी को, उनके साथियों को बुलंद की तरफ काम करते हैं और आप उनसे बच्चे आभार
कि आप कहाँ से आए अपने पैसे से। ये महाराज से अरुण भी आए, दिल्ली जाता करके भाई डॉक्टर नागेश्वर यादव आसाम से आए, बिहार से लोग आए और राजस्थान से आए, हरियाणा से आए, यानी कि 14 राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। तो सम्मेलन हो रहा है, जब भी हम कहीं कुछ करते हैं वहां भी चुनाव भी करते हैं तो दो हो जाता है। ये जो प्रतियोगिता है हमारे लड़ाई को, मेरे दरबार को आगे ले जाने का, तो पीछे पिछले वाले लोग जो हम हमारे लोग बोलते हैं यहाँ से क्या हो रहा है। तो बावजूद भी इतने लोग आ गए, तो सरकार का प्रभाव है और सर के प्रभाव से वेतन लगा के 14,000 दिए या हम खड़े और दिन तो ये सब हुआ है, तनाव है और नाश्ता है, खाना है, तक नाश्ता खाना चलेगा तो सब भी अपने पैसे से लगा। इस बार भी अपना पैसा लगाए थे, सब 500 हुआ था तो अच्छा सा नेपाली में कहा था हम कभी हैं दुनिया का इतिहास बदलने वाले हैं, धरती का आकाश बदलने और बाबा साहब ने कहा बोलना सीखो बहुजनों, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी गुमती हो जाएगी। इसलिए संगठन बहुजन समाज को जगाने, बोलने के लिए सिखाने, अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए टेंट करने का संगठन है और बाबा साहब के उस सपने को साकार करने के लिए यह संगठन बना है, जिसमें उन्होंने कहा था बहुजनों का भारत बुलाओ। भाई हजारों साल से 85% है और 3% राज कर रहे हैं, वो 15% बात कर रहे हैं, हमारे बहुत से बात कर रहे हैं। क्योंकि हम उससे विचारधारा को गुरुवारी साहित्य को मान रहे हैं। साहित्य जिसका राजसत्ता आज मनवादी साहित्य है तो मनवादियों का कब्जा है। तो दल का आंदोलन चला, बाहर चला। मैं जब जमवादी लेखक संघ का संयुक्त कमेटी का निर्माण था, केंद्रीय परिषद का भोपाल गया था, तो वहाँ जो है बात पूछने लगी तो सारे लेखक बोलने लगे दलित क्या होता, दलित क्या होता। तो जिनका टिकट हमारे इसके महासचिव थे जमवादी लेखक संघ डॉक्टर सिंह कुमार प्रोफेसर थे वहाँ गुजरात में। उन्होंने अरे यार तुम लोग तो हजारों वर्ष से दलित पिछड़ों का दबन किया, अरे 50% ही तो उसको अपने दलित दो, संविधान ने उसे अधिकार दिया, तुम्हारे बोलने से बात नहीं है।